दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत के द्वारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को अपनाने के कारण बड़े मात्रा में हथियारों को भारत में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है और भारत स्वदेशी हथियारों का ही इस्तेमाल कर रहा है। पर दोस्तों इसके बावजूद अभी भी भारत की तरफ से एक अच्छा खासा अमाउंट में हथियारों को अन्य देशों से परचेज किया जाता है। और दोस्तों भारत सबसे अधिक जिन देशों से हथियारों को परचेज कर रहा है उनमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। पर दोस्तों अब इन सभी देशों को एक बड़ा झटका मिलने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अब जापान की तरफ से भी भारत को अपने हथियारों को बेचने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और जापान चाहता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस के अंतर्गत भारत को अपने हथियार बेचे। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जापान काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का मालिक देश है और ऐसा कोई भी हथियार नहीं है कि जो जापान अपने बलबूते पे बना ना सके। और दोस्तों आज से 100 साल पहले जब पूरा दुनिया मामूली टेक्नोलॉजी के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था तब जापान की तरफ से कई तरीके के सोफिस्टिकेटेड हथियारों को निर्माण किया गया था। इवन द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान अगर देखा जाए तो जापान के नेवी को दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी के रूप में देखा जाता था। इवन उस दरमियान अमेरिका भी जापान से काफी अधिक डरता था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जापान के ये जो हथियारों के टेक्नोलॉजी में एक महारत था वो एक तरीके से खो गया। बेसिकली दोस्तों जापान हथियारों को बनाना तो अब तक नहीं भूला है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की तरफ से एक ऐसा संकल्प उठाया गया था जिसके कारण जापान ऑफेंसिव हथियारों को नहीं बनाता था। पर समय गुजरने के साथ साथ अब जापान के लिए इस तरीके के हथियार बनाना जहां पे अपना जरूरत बन गया है तो वहीं पे जापान के लिए इन हथियारों को बेचना भी अपना जरूरत बन गया है। और जब से जापान के द्वारा अपने हथियारों को अन्य देशों को बेचने को लेके इरादा रखा गया है तब से जापान के फोकस में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण देश है भारत। और दोस्तों बीते 1 से 1.5 साल में कई बार जापान के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा जा चुका है कि जापान अपने हथियारों को भारत को बेचने में इंटरेस्टेड है। दोस्तों G20 के मीटिंग के दरमियान जब जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिडा भारत के दौरे पे आए थे तब उनका मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ था। और दोस्तों इस मुलाकात के दरमियान बताया जाता है कि जापान और भारत के बीच में कई तरीके के सेक्टर के कोऑपरेशन को लेकर भी बातचीत हुआ है, जिनमें डिफेंस के सेक्टर को भी प्रमुखता दिया गया है। इवन दोस्तों जापान भारत के साथ एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टू मिलिट्री टाई भी चाहता है और जापान दोनों देशों को एक साथ एक मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट में भी रखना चाहता है। अब दोस्तों जापान के अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो डिफेंस के सेक्टर में कई सारे हथियारों के मामले में जापान को महारत हासिल है, जिनमें सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जापान के एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों जापान एक तरीके से सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस और काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांस एयर डिफेंस सिस्टमों को बना सकता है। ऊपर से दोस्तों अगर देखा जाए तो अन्य हथियारों के मामले में भी जापान के पास किसी भी वेस्टर्न और महत्वपूर्ण देश के मुकाबले में अधिक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है। पर जापान के हथियारों के एक्सपोर्ट के बीच में अगर कोई एक बड़ा बाधा था तो दोस्तों वो था जापान के कुछ नियम। पर दोस्तों अब इन नियमों को बदलते हुए जापान भारत के साथ बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत हथियारों को बेचना चाहता है। अब दोस्तों ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जबकि जापान भारत को अपना किसी एक हथियार बेचने को लेकर इंटरेस्टेड हो। इससे पहले तो एक पर्टिकुलर हथियार को लेकर दोनों देशों के बीच में लंबे समय तक बातचीत भी चल चुका है। और दोस्तों ये हथियार था US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को लेकर एक लंबे समय तक बातचीत चलने के बाद एक तरीके से इंडियन नेवी के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर हामी भी भर दिया गया था, लेकिन आखिरकार इन एयरक्राफ्टों के तहत भारत इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि एयरक्राफ्टों की संख्या काफी कम था, जिसके कारण एयरक्राफ्टों की जो कीमत है वो काफी अधिक बढ़ गया था। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि भारत और जापान के बीच में US-2 एयरक्राफ्टों को लेकर बातचीत रुक गया है या बंद हो गया है या फिर इंडियन नेवी इन एयरक्राफ्टों को और नहीं खरीदेगा। हालांकि दोस्तों हाल ही में भारत और जापान के बीच में एक महत्वपूर्ण डील के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ है और दोस्तों ये डील जापान और भारत के बीच का पहला हथियारों का डील है जो कि एक यूनिकॉर्न एंटेना सिस्टम है जो कि जापान के द्वारा अपने जहाजों के लिए मतलब स्टेल्थ जहाजों के लिए बनाया गया था और अब इसका इस्तेमाल भारत अपने स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर या फिर कहते हो स्टेल्थ जहाजों में कर सकेगा। जबकि वहीं पे आने वाले समय में और भी कई तरीके के हथियारों को लेकर दोनों देशों के बीच में डील हो सकता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक संभावना वाला डील ये US-2 एयरक्राफ्टों का डील ही है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत और जापान के बीच में ये जो यूनिकॉर्न एंटेना को लेकर डील हुआ है इसमें जापान की तरफ से भारत को टेक्नोलॉजी देने का भी बात कहा गया है, जिससे कि केवल भारत को जापान से हथियार ही नहीं मिलेगा बल्कि हथियारों की टेक्नोलॉजी भी मिलेगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा जब जापान की तरफ से पहली बार की तरह अपने हथियारों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने का बातों को रखा गया था तब कुछ जापानीज मीडिया हाउसेस में यह भी कहा गया था कि जापान अपने टैंक, अपने एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को बेचना चाहता है। हालांकि दोस्तों इस सिचुएशन में फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत को शायद टैंक और मिसाइलों का जरूरत ना पड़े क्योंकि भारत अपने खुद के टैंकों का डेवलपमेंट खुद ही कर रहा है और
मिसाइलों के मामले में भारत लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी कई तरीके के ऐसे एयरक्राफ्ट है जो भारत की तरफ से डेवलप करना बाकी है। हालांकि भारत एयरक्राफ्टों के मामले में भी काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट और ये जो एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है इसका जरूरत भारत को काफी अधिक है। दूसरी तरफ दोस्तों एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के मामले में भी भारत को अन्य देशों का मदद का भी आवश्यकता है। और दोस्तों जिस तरीके से जापान के द्वारा भारत के साथ डिफेंस ट्रेड को आगे बढ़ाने को लेकर बातों को कहा जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि अगर आने वाले समय में संभावनाएं बनता है तो भारत और जापान के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने को लेके और हथियारों को डेवलप करने को लेके भी कामों को आगे बढ़ाया जा सकता है। पर दोस्तों जापान की तरफ से ये जो इनिशिएटिव उठाया जा रहा है इससे असल में दुनिया के 3-4 बड़े बड़े हथियारों के एक्सपोर्टर कंट्रियों को काफी बड़ा नुकसान होगा। हालांकि दोस्तों इन देशों को ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से काफी अधिक नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि एक समय था जब भारत दुनिया में सबसे अधिक हथियारों को अन्य देशों से इंपोर्ट करता था और दोस्तों ये संख्या हर साल कई बिलियन डॉलर तक होता था। लेकिन अब दोस्तों भारत केवल मात्र उस लिस्ट से अपने आप को दूर ही नहीं किया है, बल्कि अब अपने खुद के जरूरतों को खुद के ही हथियारों के द्वारा पूरा कर रहा है, जिससे कि इन देशों के हथियारों के एक्सपोर्ट में कमी आया है। बेसिकली दोस्तों भारत जिन गिने चुने देशों से सबसे अधिक हथियारों को परचेस करता है उनमें सबसे पहला नाम है रशिया का। रशिया का अलावा हाल फिलहाल के सालों में भारत के द्वारा अमेरिका से भी काफी बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस किया गया है, जबकि बीते 4-5 साल को अगर देखा जाए तो भारत फ्रांस से भी काफी बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस किया है। और दोस्तों इसके अलावा ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों से भी भारत हर साल कई बिलियन डॉलर के हथियारों को परचेस करता है। पर दोस्तों अगर जापान हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में कदम बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली इन देशों के हथियारों के जो मार्केट है वो छोटा होगा। और दोस्तों भारत अगर जापान से हथियार खरीदेगा तो ऑब्वियसली किसी न किसी देश के जेब काट के ही इन हथियारों को परचेस किया जाएगा। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल या रशिया जैसे कोई भी देश इस कंडीशन में नहीं है कि अगर भारत और जापान के बीच में कोई हथियारों के डील होता है तो उसे रोक सके। जबकि वहीं पे दूसरा सवाल ये भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के करीबन 70 साल से भी अधिक समय गुजर गया और अब अचानक से ऐसा जापान को क्या महसूस हुआ कि जापान इतने लंबे समय के बाद अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेके तैयारी कर रहा है। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो रेवेन्यू जनरेट करने के इरादे के तहत जापान हथियारों को एक्सपोर्ट करने के तहत आगे नहीं बढ़ना चाहता है, बल्कि स्ट्रेटेजिक अलायंस को मजबूत करने के लिए और अन्य देशों के साथ अपने डिफेंस टाई को मजबूत करने के लिए जापान अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करना चाहता है। दोस्तों भारत के लिए भी जहां पे चाइना सबसे बड़ा खतरा है तो वहीं पे जापान के लिए भी चाइना ही सबसे बड़ा खतरा है। और भारत और जापान दोनों देशों को ही पता है कि अगर चाइना से लड़ना है तो दोनों देशों को एकत्रित होना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों भारत अकेला भी चाइना से लड़ सकता है, लेकिन अगर जापान के साथ भारत मिल जाता है तो चाइना के साथ लड़ना भारत के लिए और आसान हो जाएगा। ऊपर से दोस्तों कई सारे अलायंस में भी जापान और भारत एक दूसरे के साथ है और दोस्तों इनमें से कुछ अलायंस तो ऐसा भी है जो कि संपूर्ण रूप से चाइना के काउंटर के लिए बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों जापान को यह भी महसूस हो रहा है कि जापान के आस पड़ोस के देश, खास करके साउथ चाइना सी वाले जो देश है, उन्हें भी हथियारों को लेके मजबूत होना पड़ेगा और अगर वो देश मजबूत नहीं होता है तो खतरा सबसे अधिक जापान के ऊपर ही होगा। और ये सब देश अगर हथियारों के मामले में मजबूत हो जाता है तो एक तरीके से चाइना अपने जो लैंड ग्रैबिंग के नीति को आगे बढ़ा रहा है उसमें भी चाइना को मुश्किल आएगा। और एक तरीके से अगर चाइना और जापान के बीच में भविष्य में कोई लड़ाई होता है तो यहाँ पे जापान का साथ इन देशों के तरफ से भी दिया जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों जापान भारत को इसलिए भी चुन रहा है क्योंकि जापान को पता है कि अगर कोई बड़ा हथियार को जापान बनाता है और एक्सपोर्ट मार्केट में उसका दावेदारी होता है तो भारत एक ऐसा देश है जो जापान को इन हथियारों को प्रोड्यूस करने में मदद कर सकता है और सप्लाई चेन में भी मदद कर सकता है। और ऊपर से इकोनॉमिकल मामले में भी भारत आगे है, जिससे कि हथियारों के मामले में भारत इन्वेस्टमेंट भी कर सकेगा। और दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जापान को हाल फिलहाल के सालों में ये भी पता चल गया है कि भारत डिफेंस इक्विपमेंटों के मामले में काफी कुछ रिसर्च कर चुका है और काफी तरीके के महत्वपूर्ण हथियारों को अब तक डेवलप कर चुका है और जापान को भी इससे मदद मिल सकता है। अब दोस्तों कुल मिला के इन सभी कारणों की वजह से जापान भारत को अपने हथियारों को बेचना चाहता है और वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत, ताकि इसमें किसी भी तरीके से कोई बाधा ना आए। जबकि वहीं पे अगर ये होता है तो सबसे बड़ा नुकसान रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश को होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को जापान के साथ हथियारों के ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर भारत के जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प है इसमें ही भारत को फोकस रखना चाहिए? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।